प्रीवियस क्लास में हम आप लोग को इकोनॉमिक्स में प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर के बारे में बताए। आज हम आपको बताएंगे इकोनॉमिक्स के हिसाब से इंडिया का ओवरव्यू। मतलब आप कह सकते हैं इकोनॉमिक्स में एक इंट्रोडक्शन होता है, एक परिचय। आप भारत को किस तरह से इकोनॉमिक्स में देखते हैं, या इकोनॉमिक्स में हमारा भारत कितना स्ट्रांग है कि नहीं। चलिए, आज भी जो टॉपिक है इकोनॉमिक्स का है। तो सबसे पहले हमारा जो देश है भारत, वो लोअर मिडिल इनकम कंट्री है। ठीक, कौन सा कंट्री है? लोअर मिडिल इनकम कंट्री है। ठीक, अच्छा, ये कौन सी तरह की इकोनॉमी है? इकोनॉमी तीन तरह का बताए होंगे आपको, एक कैपिटलिस्ट, एक सोशलिस्ट और एक मिक्स्ड इकोनॉमी। इसके बारे में ब्रीफली जो है आगे वाले क्लास में, आज सिर्फ हम डेटा के बारे में बताएंगे। भारत में सिर्फ डेटा का रिप्रेजेंटेशन, इकोनॉमिकल या स्टैटिस्टिकल डेटा के बारे में बताएंगे। किसी दूसरे के देश के साथ कंपेयर भी नहीं करेंगे, सिर्फ आज स्टैटिस्टिकल डेटा के बारे में बताएंगे। तो लोअर मिडिल इनकम कंट्री है हमारा देश में। जो इकोनॉमी है, किस तरह की इकोनॉमी है? मिक्स्ड इकोनॉमी है। किस तरह की इकोनॉमी है? मिक्स्ड इकोनॉमी है हमारा। ठीक, इसके बाद प्रीवियस क्लास में हम आपको बताए थे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर। ठीक, हम ये देखेंगे आज कि प्राइमरी सेक्टर में कितने लोग जो है, ठीक ना, कितना जो हमारा वर्क फोर्स है इन्वॉल्व है सेकेंडरी सेक्टर में और टर्शियरी सेक्टर में। अब देखिए, प्राइमरी सेक्टर का मतलब समझ लीजिए, सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं है, याद रखिए। एग्रीकल्चर और माइनिंग जितना एक्टिविटीज है, अगर आप किसी को कोई उस वीडियो को नहीं देख रहे हैं तो आप जाकर वहां देखिएगा, ये सारा जो है प्राइमरी सेक्टर में आता है। तो प्राइमरी सेक्टर में अप्रोक्सीमेट 60% वर्क फोर्स इंगेज है। कितना है? 60% वर्क फोर्स जो है वो प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व है। ठीक, उसका 16% जो वर्क फोर्स है वो सेकेंडरी सेक्टर में इन्वॉल्व है, और 24% जो वर्क फोर्स है आप किसमें है? टर्शियरी सेक्टर में इन्वॉल्व है। ठीक, अब चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। अब जीडीपी में कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी। तो प्राइमरी सेक्टर का क्या कंट्रीब्यूशन है, सेकेंडरी सेक्टर का क्या कंट्रीब्यूशन और टर्शियरी सेक्टर का क्या कंट्रीब्यूशन। तो प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 18.4% जीडीपी। कितना है? 18.4%। सेकेंडरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 28.3% का। ठीक, और टर्शियरी सेक्टर का 53.3% है। टोटल 100% हो जाएगा, आप जोड़ दीजिएगा तो, है ना। यानी कि अब इसमें अगर आप कंपैरेटिव एनालिसिस करिएगा तो प्राइमरी सेक्टर में ज्यादा वर्कफोर्स इंगेज है, लेकिन जीडीपी में उसका कंट्रीब्यूशन कम है। सेकेंडरी सेक्टर में वर्कफोर्स कम है, उसके प्रोपोर्शनेट क्या है, इसका वर्क जीडीपी में कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। लेकिन आप टर्शियरी सेक्टर में देखेगा तो 2 टाइम्स से ज्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है उसके वर्कफोर्स के कंपैरिजन में। इसका मतलब है प्राइमरी सेक्टर का जो इनकम है, ठीक ना, यानी प्राइमरी सेक्टर में जो भी इन्वॉल्व है उनका जो इनकम है वहां पर कैपिटल इनकम कम है। लेकिन अगर सेकेंडरी सेक्टर में देखिएगा तो वहां के लोगों के इसके कंपैरेटिवली ज्यादा इनकम है। ठीक, लेकिन अगर टर्शियरी सेक्टर में देखिएगा कि यहाँ के लोगों में सबसे ज्यादा पर कैपिटल इनकम होगा। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं पॉपुलेशन की। भारत में पॉपुलेशन कितना है? पॉपुलेशन में आपको पता होगा हमारा भारत तो ऐसे भी रिकॉर्ड बना दिया है, मोर देन 143 करोड़, 143 करोड़ से ज्यादा आबादी हमारे देश की हो गई है। ठीक, अब देखिए, इसके बाद भारत इंटरनेशनल ट्रेड करता है, तो इसका इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सा है? सो देखिए, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन है इसका? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत जो मेंबर बना था 1 जनवरी 1950 को, 1 जनवरी 1995। इसके अलावा G20, ठीक, इसके अलावा ब्रिक्स, ठीक ना, इसके अलावा ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक, ये सब जो है उसका बिमस्टेक है ना,
ये सब जो है, ठीक ना, हमारा ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक, कोई दिक्कत? अच्छा, अब चलिए, अब हम बात करेंगे जीडीपी का। किसका बात करेंगे? जीडीपी की बात करेंगे, है। चलिए, जीडीपी हम लोग जो काउंट करते हैं, या आप लोग जब आगे पढ़िएगा, या आप लोग अगर पढ़े हुए होंगे, क्योंकि जनरल कंपटीशन के विद्यार्थी हो तो ये आपको पता ही होगा, ठीक ना, कि जीडीपी दो तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, एक नॉमिनल जीडीपी और एक परचेजिंग पावर पैरिटी जीडीपी के हिसाब से। ठीक, ये क्या है, अगर टॉपिक्स में प्रॉब्लम होगा तो फिर हम इसको आगे आने वाले इकोनॉमिक्स के का जो सब्जेक्ट है उसमें हम इसको कवर करेंगे। ठीक, यानी जीडीपी को दो तरह से काउंट करते हैं, एक नॉमिनल जीडीपी और एक पीपीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी जो है मेरा, ठीक ना, यानी भारत का कितना है, 3.93 ट्रिलियन डॉलर है, सॉरी, हाँ ठीक, अच्छा, मोर देन, आप इसको कहिए से मोर देन 3.9। अब तो चूंकि हमको लगता है कि आने वाले इस साल के लास्ट तक लगभग 4.1 ट्रिलियन डॉलर को क्रॉस कर जाएगी, यानी कि हमारा जो फोर्थ जो है हमारे जस्ट ऊपर है, ठीक ना, उसको भी हम क्या करेंगे, क्रॉस कर जाएंगे। ठीक, हम दुनिया की फोर्थ सबसे लार्जेस्ट जीडीपी के हिसाब से, नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से बन जाएंगे। खैर, पीपीपी के हिसाब से जो है वो 14.59 ट्रिलियन डॉलर की हमारी इकोनॉमी है। ठीक, अब देखिए, यानी पोजीशन अगर आप देखते हैं, ठीक ना, वर्ल्ड लेवल पर, वर्ल्ड में पोजीशन जब आप देखते हैं हमारे देश का, तो नॉमिनल जीडीपी में हमारे देश का पोजीशन कितना है, 5th रैंक है। तो कौन सा रैंक है, 5th रैंक है। और पीपीपी के हिसाब से 3rd रैंक है। कोई दिक्कत, कोई समस्या? हमारे ऊपर कौन कौन है? अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, चाइना है, जर्मनी है और जापान। ठीक, इसमें हमारे ऊपर कौन कौन है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और चाइना है। अब हम आगे बात करते हैं जीडीपी के, नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से पर कैपिटल इनकम कितना है। नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से पर कैपिटल इनकम कितना है, तो 2731 डॉलर है ना, इस तरह से नॉमिनली जो है, ठीक ना, वो पर कैपिटल इनकम, पर कैपिटल इनकम कितना है, 2731 डॉलर पर व्यक्ति। कोई दिक्कत? अब चलिए, उसके बाद पीपीपी के हिसाब से पर कैपिटल इनकम कितना है, पर कैपिटल इनकम कितना है, सो देखिए, पर कैपिटल इनकम 10,123 डॉलर पर कैपिटल इनकम है। अब देखिए, परचेजिंग पावर, ये आपको बता ही दिए कि आगे वाले टॉपिक्स में ये पीपीपी और नॉमिनल जीडीपी, जीडीपी का कैलकुलेशन जब बताएंगे, जीडीपी का कैलकुलेशन किस तरह से करते हैं, नेशनल इनकम का कैलकुलेशन किस तरह से करते हैं, वही नॉमिनल और पीपीपी का सिस्टम बता देंगे। ठीक, हमारे देश में जो इन्फ्लेशन है, ठीक ना, इन्फ्लेशन मार्च 2024 कितना है, 4.85%। ठीक, अब देखिए, नॉर्मल जो बोरोविंग रेट, जिसको बैंक रेट भी बोला जाता है, ठीक, सॉरी, उसको क्या बोलते हैं, रेपो रेट भी बोला जाता है। नॉर्मल बोरोविंग रेट क्या है, 6.5% है। ये लगता है पिछले साल से ही इसी पॉइंट पर जो है आरबीआई इसको फिक्स की हुई है। ठीक, ये आपको पता होगा, ये मॉनेटरी पॉलिसी में आता है, ठीक ना। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं टोटल जीडीपी इनफ्लो का, टोटल एफडीआई इनफ्लो, सॉरी, ठीक, टोटल एफडीआई इनफ्लो कितना है, 70.79 बिलियन डॉलर है। कितना है, 70.79 बिलियन डॉलर है। ठीक ना, ये जस्ट प्रीवियस ईयर्स का डाटा है। ठीक, अच्छा, टोटल जो है इक्विटी इनफ्लो, टोटल इक्विटी इनफ्लो कितना है, लगभग 44.41 बिलियन डॉलर है। इक्विटी इनफ्लो क्या हो गया, कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर जो हमारे इक्विटी मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट करता है, इक्विटी इनफ्लो होता है।
इक्विटी इनफ्लो के बारे में आप लोग को हो सकता है बहुत सारे विद्यार्थियों को समझने में प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये जो हम आपको आगे आने वाले वीडियो में एक एक कर डिफाइन करते जाएंगे। ठीक, अब चलिए उसके बाद हमारे देश में, ठीक ना, क्योंकि हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी है, ठीक ना, तो मिक्स्ड इकोनॉमी है तो इसमें कुछ पार्ट जो है वो गवर्नमेंट के 100% स्टेट में रहता है, कुछ जो है गवर्नमेंट अपने सेमी गवर्नमेंट सिस्टम उसको कह सकते हैं, मतलब कुछ अपने अंडरटेकिंग में रखती है, कुछ प्राइवेट सेक्टर के लिए रिलीज कर देती है कि नहीं, या तो उसमें अपना स्टेक रखती है। ठीक, तो जो कंप्लीट स्टेक है वो रेलवे, हाईवे, इंश्योरेंस, बैंकिंग, फर्टिलाइजर, एयरपोर्ट, न्यूक्लियर और माइनिंग, ये सब जो है जहां पर कि भारत सरकार का कंप्लीट स्टेक है, जहां पर नॉमिनल मतलब मेजोरिटी है यानी 50% से ज्यादा है, वो आपका आ गया। जैसे BHEL हो गया, फिर BSNL हो गया, उसके बाद आप क्या सकते हैं NTPC हो गया, ठीक ना, इंडियन ऑयल हो गया, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड हो गया, ये सब जो है जहां पर कि गवर्नमेंट का मेजर स्टेक है लेकिन 100% स्टेक नहीं है। थर्ड जो होता है वो प्राइवेट के सेक्टर के लिए खुला हुआ होता है, जैसे आप देख सकते हैं। लेकिन अब याद रखिएगा इसमें भी फिर अगर आप मतलब 100 FDI का जो है इन्वेस्टमेंट वो अलग चीज, वो फिर आपको आगे वाले टॉपिक में क्लियर करेगा। जो मतलब माइनिंग का हो गया नॉमिनली, ठीक ना, ये टेंडर बेसिस पर चलता है। ठीक, अच्छा अब आगे हम लोग बात करते हैं कि कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, मतलब कंज्यूमर जो है जितना आपका इनकम हो उसमें कंज्यूमर का एक्सपेंडिचर क्या है और कैपिटल का फॉर्मेशन क्या है। तो कंज्यूमर एक्सपेंडिचर कितना है, आप कंज्यूमर है, कमाते हैं, उसको एक्सपेंड भी करते होंगे, ये होता है कंज्यूमर एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर कितना है 70.9% ऑफ GDP, कोई दिक्कत। उसके बाद आपका कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल किसको कहते हैं, हमको लगता है सभी विद्यार्थी को पता होगा कैपिटल किसको कहते है। कैपिटल अगर नहीं आपको पता है, ठीक ना, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कैपिटल भी कई तरह का होता है, बोरोविंग क्या होता है, डेब्ट क्या होता है। तो इकोनॉमिक्स के आगे आने वाले आगे मतलब समझो 2-3 दिनों के बाद ही आपको ये सब चीज का वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक, तो टोटल कैपिटल फॉर्मेशन कितना है 29.1% है, यहां तक कोई दिक्कत। अब देखिए ग्रॉस सेविंग कितना है, जितना आप कमाते हैं उसमें कितना। भारतीयों में सबसे बड़ी क्वालिटी क्या होती है वो समझिए, भारतीयों में होता है कि अगर 1 रुपया कमाता है तो चाहता है कि इसमें से कम खर्चा करें, कम से कम 25 पैसा 50 पैसा हम बचाएंगे। ये भारतीय दुनिया के सबसे जानते हैं। कोरोना में अगर भारत इतनी बेहतर तरीके से निकल पाया है तो उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि हम भारतीयों में एक सबसे बड़ा गुण क्या होता है, सेविंग का गुण होता है। बचपन से हम लोग को क्या दिया जाता है, ठीक ना, सिखाया जाता है। घर में देखते हैं मिट्टी का वो जिसको बैंक बोला जाता है, बनचुकड़ी हम लोग अपने लैंग्वेज में बोलते हैं, उसमें बच्चे को सेविंग का जो है सिस्टम सिखाया जाता है। आप उसको क्या कीजिए, करो, सेविंग करो। तो हमारे शुरू से ही ये क्वालिटी है सेविंग है। तो हम लोग का जो ग्रॉस सेविंग है वो 31.7% है। आज अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो हम बताएंगे कि हमारी जो इकोनॉमी है, क्यों कोरोना के बाद भी दुनिया में, याद रखिए हमारी ही इकोनॉमी है दुनिया में जो कोई भी सिस्टम, कोई भी एजेंसी अभी तक ये नहीं कही है कि हमारा निगेटिव ग्रोथ जा सकता है, या रिसेशन में तो खैर 0% आने की संभावना भारत है। लेकिन पूरा यूरोपीय यूनियन को देख लीजिए, अमेरिका को देख लीजिए, ब्रिटेन वगैरह की स्थिति भी इतनी खराब है, जर्मनी का तो देखिए, आप जापान का देखिए, चाइना भी हुए बहुत तेजी से उसका रियल एस्टेट सेक्टर इतना तेजी से डूब रहा है कि बहुत सारा बैंक उसका जो है वो दिवालिया हो गया, ठीक ना। तो रिसेशन चूंकि वो क्या बोलते हैं डिक्टेटरशिप है, तो थोड़ा सा वहां पर से इंफॉर्मेशन वर्ल्ड सिस्टम में आना, वर्ल्ड मीडिया में आना बहुत टफ हो जाता, समझे ना। तो अब देखिए, तो ये लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, क्योंकि भारत में है। और उसके बाद भारत सरकार की पॉलिसी भी बहुत अच्छी रही है। जैसे सबसे अच्छी पॉलिसी क्या है कि कोरोना में आपको फ्री में अनाज दे। अनाज देने से क्या होगा कि लोग कम से कम भरपेट भोजन करेंगे, ठीक ना, तो बीमार नहीं पड़ेंगे।
उसके बाद जब फिर से इकोनॉमी रिकवर होगा, सबको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, तब फिर से सब सेविंग बढ़ना शुरू होगा। ठीक ना, टोटल सेविंग 31.78% है। ठीक ना, अब आगे जो इसके आगे का जो टॉपिक है वो पार्ट 2 में क्लियर बताया जाएगा। धन्यवाद।